तो आज है दोस्तों 24 अगस्त 2025। ईरान में 6 आतंकी ढेर बताया जा रहा है मोसाद से था इनका कनेक्शन। दावा किया जा रहा है ऐसा। तुर्की की फर्स्ट लेडी यानी एमेदे ओर्दगान ने मेलानिया ट्रंप से की गाजा के बच्चों के लिए भावुक अपील। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर गूंजी फिलिस्तीन के लिए आवाज। हुआ भारी प्रोटेस्ट ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर। सीरिया में हिंसा की वजह से चुनाव टले। अब नहीं होंगे चुनाव सीरिया के अंदर, जो अभी होने वाले थे चुनाव वो अब नहीं होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको मिलेंगी ये सारी बड़ी खबरें जो अभी हमने आपको हेडलाइन बताई। ताज़ा खबरें पूरी डिटेल के साथ हम आपको देंगे। तो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना शो शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी बड़ी खबरें। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम बात करते हैं सीधा मुद्दे पर, टॉपिक पर। तो सबसे पहली खबर है दोस्तों, वो है ईरान को लेकर। ईरान में एक बड़ा खूनी टकराव देखने को मिला कल। 6 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। जो ईरान की आर्मी है तो उसने 6 आतंकियों को ढेर किया ईरान के अंदर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इनका कनेक्शन सीधे इजराइल से था? आइए पूरी रिपोर्ट डिटेल से जानते हैं। पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ क्या है सच्चाई। दरअसल हुआ क्या, ईरान की आधिकारिक एजेंसी जो है IRNA, उसके मुताबिक दक्षिण पूर्वी ईरान में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच काफी देर तक मुठभेड़ चली। यह मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में लगभग 6 आतंकी मारे गए और 2 को गिरफ्तार किया गया। ऐसा ऐसा वहां की रिपोर्ट ने बताया है। रिपोर्ट का दावा है कि ये समूह इजराइल से जुड़ा हुआ था। ईरान की रिपोर्ट की कहती है कि ये समूह जो था ये इजराइल से जुड़ा हुआ था और शायद मोसाद ने इनको ट्रेनिंग भी दी हो या दी थी। ईरान ने बताया कि मारे गए आतंकियों में से ज्यादातर विदेशी थे, जो विदेश के दूसरी कंट्री के लोग थे, लेकिन उनकी पहचान अभी उजागर नहीं हुई है। उनकी पहचान नहीं की जा सकी है। इससे पहले इसी इलाके में एक हमले में 5 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए थे। ईरान का कहना है कि इसके पीछे विदेशी ताकतों और तस्करी नेटवर्क का हाथ हो सकता है या होगा। तो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं ये लोग। अगर ये सच है कि आतंकियों का इजराइल की ट्रेनिंग मिली थी, आतंकियों को इजराइल की से ट्रेनिंग मिली थी, तो आने वाले समय में ईरान और इजराइल के बीच और ज्यादा तनाव भड़क सकता है। जो पहले ही भड़का हुआ चल रहा है, ये तनाव और ज्यादा भड़क सकता है। क्या ये मुठभेड़ एक और बड़ी जंग की आगाज देगी, एक और बड़ी जंग का आगाज करेगी? ये थी दोस्तों पहली खबर आज की। अब हम बढ़ते हैं अब दूसरी खबर आज की। आपका रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। आज की जो बड़ी खबर है ये भी बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, और ये खबर आ रही है तुर्की से। क्या दुनिया की ताकतवर फर्स्ट लेडीज मिलकर गाजा के बच्चों के लिए आवाज बन सकती हैं? तुर्की की फर्स्ट लेडी इमिनो ओर्दगान जो है, ओर्दगान की पत्नी है, वाइफ है, उन्होंने अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप से कहा है कि एक ऐसा कदम उठाने की अपील कही है कि जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच सकता है। दोस्तों पूरी रिपोर्ट डिटेल से जानते हैं दरअसल क्या मामला है पूरा। पूरी रिपोर्ट में आपको बढ़िया से बताता हूँ। हुआ क्या कि तुर्की की जो फर्स्ट लेडी है एमिनो ओर्दगान, जो कि उर्दगान जो है वहाँ के राष्ट्रपति, तुर्की के जो लीडर हैं, उनकी वाइफ हैं। तो इन्होंने जो है मेलानिया ट्रंप को एक चिट्ठी लिखी है। जो मेलानिया ट्रंप है, अमेरिका का जो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप है, वो उनकी वाइफ है। तो इन्होंने, जो एर्दोगान की वाइफ है, उन्होंने ट्रंप की वाइफ को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि जैसे मेलानिया ने हाल ही में रूस और यूक्रेन की जंग तो काफी टाइम से चल रही है, और हाल ही में जो है जो मेलानिया है उन्होंने रूस और यूक्रेन के बच्चों के लिए आवाज उठाई थी, वैसे ही अब उन्हें गाजा के बच्चों के लिए भी बोलना होगा। उस चिट्ठी में लिखा है एर्दोगान की वाइफ ने, एमिना एर्दोगान ने, कि जैसे ट्रंप की बीवी मेलानिया ने रूस और यूक्रेन के बच्चों के लिए आवाज उठाई थी, वैसे ही जो है गाजा के बच्चों के लिए भी आवाज उठाई जाए। एमिना एर्दोगान ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, मुझे भरोसा है कि आपने 648 यूक्रेनी बच्चों के लिए जो संवेदनशीलता दिखाई थी, वही आप गाजा के लिए भी संवेदनशीलता दिखाएंगी, कि अब गाजा के बच्चों के लिए भी कुछ राहत की सांस बनेंगी। उनका मानना है कि अगर मेलेनिया ट्रंप सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करे और गाजा के बच्चों की हालत पर चिंता जताए, कि ये फिलिस्तीनी लोगों का एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। इधर संयुक्त राष्ट्र और ग्लोबल हंगर मॉनिटर की रिपोर्ट जो है उसने कहा है कि गाजा सिटी और आसपास के इलाकों में अब आधिकारिक तौर पर एक अकाल घोषित हो गया, मतलब अकाल पड़ गया वहां पर बुरी तरीके से। मतलब ये बच्चे भूख और प्यास से मर रहे हैं, और जो अभी जिंदा हैं वो आने वाले टाइम में हो सकता है उनकी भी जान चली जाए भूख और प्यास से। हालांकि इजराइल का प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उसने इस एक रिपोर्ट में कहा है कि ये सब झूठ है, और कहा है कि इनकी नीति भूख को पैदा करने की नहीं है बल्कि भूख को रोकने की है। ये बहुत बढ़िया भाई साहब, ये जो है बोल रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू
कि इनकी नीति भूख से जो बच्चे वहां पर हैं उसको रोकने की है, ना कि भूख बढ़ाने की है। ये बात ये बोलते हुए इनके मुंह से अच्छी भी नहीं लग रही। एक तरफ तो ये बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रक जो है रोके हुए हैं, और दूसरी तरफ ये बात बोल रहे हैं। ये बात बोल किस मुंह से रहे हैं आखिरकार? दोस्तों, ये इनके दो दो चेहरे सामने आते हैं। ये कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ ये युद्ध बेकाबू हो चुके हैं। वक्त 62,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे और औरतें हैं फिलिस्तीन गाजा के अंदर। अब सवाल यह है, क्या मेलानिया ट्रंप जैसी ताकतवर महिला नेता सच में गाजा के बच्चों के लिए आवाज उठाएगी? इस चिट्ठी से कोई असर उन पर पड़ेगा? क्या दुनिया की फर्स्ट लेडीज मिलकर मासूम बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए दबाव बना पाएंगी? क्योंकि जंग चाहे किसी की वजह से भी हो, उसका सबसे बड़ा शिकार हमेशा बच्चे और बेकसूर लोग ही होते हैं। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी खबर थी आज की जो मैंने आपको अभी बताई। अब हम चलते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ आज की। अपना रुख करते हैं तीसरी खबर की तरफ, जो आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर आज बहुत ही बड़ा सड़कों पर हुजूम देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर आज एक इतिहास बन गया। हजारों लोग एक साथ इकट्ठा हुए और गूंजा सिर्फ एक ही नारा, फिलिस्तीन को आजादी दो, इसराइल पर पाबंदी लगाओ। दोस्तों, याद रखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा, जब दुनिया चुप थी तब ऑस्ट्रेलिया के लोग सड़कों पर आकर भारी प्रदर्शन कर रहे थे। तो इंसानियत दिखाई है इन लोगों ने, जो गाजा के फिलिस्तीन के लोगों के लिए रोड पर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं भारी। चलिए मैं आपको डिटेल से पूरी रिपोर्ट बताता हूँ दोस्तों, क्या है पूरा मामला और कब का है, कैसे है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40 अलग अलग जगहों पर अब तक के सबसे बड़े प्रो फलस्तीन प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं या हुए हैं। आईएजओ के मुताबिक इसमें दसियों हजार लोग शामिल हुए हैं। लोगों की मांग है कि इसराइल पर तुरंत आर्थिक पाबंदी लगाई जाए, सैंक्शन लगाए जाएं, और ऑस्ट्रेलिया इसराइल के जो फाइटर जेट जो हैं उनको जो पार्ट सप्लाई करता है उसको तुरंत ही बंद कर दे। जो ऑस्ट्रेलिया फाइटर जेट जो इसराइल के जो बनते हैं उनको पार्ट सप्लाई करता है तो उसको तुरंत ही बंद कर दे, उस पर बैन लगाते। प्रदर्शनकारियों ने जोर जोर से नारे लगाए हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑक्यूपेशन नो मोर, सैंक्शन इसराइल नाउ। मतलब इसराइल पर अब बैन लगाने चाहिए, सैंक्शन लगाने चाहिए, प्रतिबंध लगाने चाहिए। कई प्ले कार्ड्स पर इसराइल को आतंकी राज्य बताया गया, मतलब कि इसराइल जो आतंकी राज्य है, आतंक का दूसरा नाम है, आतंक ये फैला रहा है, उसकी तुलना नाजी जर्मनी से की गई। ये प्रोटेस्ट ऐसे वक्त में हुआ जब इसराइल और ऑस्ट्रेलिया के बीच कूटनीतिक तनाव चल रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है कि वह संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन जनरल असेंबली में जो मीटिंग होगी तो उसमें फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देगा, वहां पर राज्य के रूप में घोषित करेगा। अब सवाल यह है, क्या ऑस्ट्रेलिया का यह ऐतिहासिक प्रदर्शन और फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला दुनिया में नया दबाव बनाएगा, या फिर आवाजें भी जंग और सियासत के शोरगुल में दब जाएंगी, कोई फायदा इससे नहीं निकलेगा? अगर तो ये हम देखेंगे, अगर ऐसे कोई रिपोर्ट आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम आज की चौथी बड़ी खबर की तरफ, और अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो ये खबर भी आपके लिए सुनना बेहद ही जरूरी है, जो अब मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सीरिया में चुनाव टल गए हैं, और एक बार फिर हिंसा और खून खराबा देखने को मिला। चलिए मैं आपको पूरी रिपोर्ट अच्छे से बताता हूँ, बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूँ दरअसल मामला क्या है। तो हुआ क्या, सीरिया के स्वेदा प्रांत में, स्वेदा एरिया में जो होने वाले थे संसद चुनाव, अब वहां पर नहीं होंगे। यहाँ हाल ही में अलग अलग समुदाय में झगड़े हुए और हिंसा हुई थी। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने भी हवाई हमला किया था सीरिया के अंदर, ताकि सरकारी फौजों के हाथों दर्जनों लोगों की जान ना जा सके। और वहां पर जो है इसराइल ने हमला किया था, हवाई हमले किए थे, जो अभी पीछे एक 15-20 दिन, एक महीना हो गया होगा लगभग, उस टाइम पर। स्वेदा इलाका जो है वो ज्यादातर द्रुज समुदाय का लोग लोग वहां पर रहते हैं, लेकिन यहाँ सुन्नी कबीले के लोग भी रहते हैं। दोनों के बीच जमीन और संसाधनों को लेकर लंबे समय से तनाव चला आ रहा है। सरकार ने कहा है कि अभी हालात सुरक्षित नहीं है, इसलिए सिर्फ स्वेदा ही नहीं बल्कि हसाका और रक्का प्रांतों में भी वोटिंग टाल दी गई है। वहां पर वोटिंग नहीं होगी, जो और एरिया हैं सीरिया के, वहां पर भी वोटिंग नहीं होगी। वहां की सीटें अब खाली रहेंगी, जब तक नए चुनाव नहीं होते तब तक वो सीटें वहां पर खाली रहेंगी। दोस्तों, सवाल ये उठता है, सीरिया में लोग कब शांति से वोट डाल पाएंगे, और क्या कभी यहाँ पर अमन लौटेगा, या फिर ऐसा ही चलता रहेगा सीरिया में? दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो हमने आपके सामने रखी, और सारी की सारी बड़ी खबरें थी, टॉप की खबरें थी आज की।
आज की, जिन्होंने दुनिया में काफी सुर्खियां बटोरी। तो अगर आपको खबरें अच्छी लगती हैं हमारे द्वारा बताई गई, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को शेयर भी करें, हमारी वीडियो को शेयर भी करें, ताकि और ऐसे लोगों को खबरें जानने को मिल सकें जो लोग खबरों खबरों को देखना पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो, एक नई